सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है यूनाइटेड नेशंस चैप्टर के ऊपर, जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। ओके, सो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और बिना किसी देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, इंट्रोडक्शन से। ठीक है। आफ्टर अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स, द वर्ल्ड लीडर्स रियलाइज द नेसेसिटीज ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोर पावरफुल देन द लीग ऑफ नेशंस। ये कहता है कि दो वर्ल्ड वॉर्स देखने के बाद जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो सुप्रीम पावरफुल कंट्रीज थे, उनके लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाना बहुत ज़रूरी है जो कि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुआ था, जो कि इतना पावरफुल नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके। तो अब वो चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा पावरफुल रहे। ठीक है। दे हेल्ड मैनी कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस द नेचर एंड वायबिलिटी ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, बहुत सारे मीटिंग्स बैठाए गए, कॉन्फ्रेंसेस बैठाए गए, ताकि उस नेचर के एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर सके। देयर एफर्ट फाइनली टुक शेप एट सैन फ्रांसिस्को ऑन October 24, 1945 इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये डेट अगर वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ओके, सैन फ्रांसिस्को इन October 24, 1945। ओके, क्या रीजंस थे हर चीज़ के वजह से, हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है, तो इनके तो यूएन सेटअप करने के क्या रीजंस थे। डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर, सबसे मेन रीज़न जो वर्ल्ड वॉर्स हमने देख चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वॉर जो देखा था, तो डिजास्टर्स वर्ल्ड वॉर। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशंस फेल कर चुका था उसके बदले ये आएगा। फियर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ना आए, उसे रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन टू ब्लॉक्स, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो ब्लॉक था पहले, ठीक है वो। एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ना सेटअप, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स कोई कंट्री ना बनाए वगैरह एक्सेट्रा, तो इसे रोकने के लिए यूएन को लाया गया था। ठीक है। Origin, even while the war was continuing, the leaders of allied government like US President Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill realized the potential danger of wars to humanity. They held many discussions that finally led to the formation of the United Nations Organization UNO. जब वॉर चल रहा था तो जो एलिड फोर्सेस थे, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, तो ये लोग जो सुप्रीम लीडर्स थे, इन्होंने वो वॉर को देखा था कि वॉर कैसा होता है, तो इनसे समझ आ गया था कि वॉर का जो पोटेंशियल, जो डेंजर हो सकता है ह्यूमैनिटी के ऊपर, तो उसे मद्दे नज़र रखते हुए, उसे दिमाग में रखते हुए इसे यूएनओ को सेटअप किया गया था। ठीक है, ये था इसका ओरिजिन। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब अगर यूएन सेट हो गया तब यूएन करेगा क्या, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ वॉर एंड डेवलप हारमनी अमंग ऑल द कंट्रीज़। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा, पता नहीं यूएन कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई थिंक यूएन हैज़ फेल्ड। अगर आज रशिया यूक्रेन पे कैप्चर करता है तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ भी यूएन को सीरियसली नहीं लेंगे और जो पावरफुल कंट्रीज़ है डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सेकेंड है फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंडली रिलेशनशिप मीन्स टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज़। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन कोई भी कंट्रीज़ में बनाए रखना। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू सॉल्व इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एंड वर्क ऑन encouraging रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गया, सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, तो उसे सॉल्व करता है ताकि एक कोऑपरेशन दोनों सारे कंट्रीज़ में बना रहे एक दूसरे के लिए। Disarm, decolonize and develop are three objectives of UN. Disarm मतलब जितने भी, मतलब न्यूक्लियर वगैरह वेपन्स है उसे हटा देना। डिकॉलोनाइज मतलब कोई भी कंट्री किसी कंट्री को रूल नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को, मैं ये नहीं बोल रहा एक किंग एक कंट्री को, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को रूल नहीं करेगा। और डेवलपमेंट जो रहता है, तो जो कि बेसिक नीड्स है, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है यूएन के। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स। आता है प्रिंसिपल्स। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसका नज़र रखते हुए वो काम करता है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल्स इन द सेंस रूल्स, एक रूल्स होता है। ठीक है, अ सेट ऑफ रूल्स। देखो पहला क्या है, टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, जितने भी उसके मेंबर्स हैं उसके सॉवरेनिटी और इक्वालिटी को मेंटेन रखे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स शुड फुलफिल इन गुड फेथ द ऑब्लिगेशन एज्यूम्ड बाय देम। ऑब्लिगेशन मतलब जितने भी प्रोमिस वो रखते हैं मेंबर्स, उन्हें वो अच्छे से फुलफिल करें। ठीक है, दे शुड सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। जो भी मेंबर्स होते हैं यूएन के अंडर, उनके अपने जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, वो पीसफुली सॉल्व करे। जैसे हमारा पीओके को लेकर इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चलता है, उसे वो देखना हमेशा मीटिंग के तहत
सॉल्व करते हैं, ना कि रशिया यूक्रेन की तरह वॉर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दे वुड रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, ठीक है। कोई भी यूज़ ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स किसी भी दूसरे कंट्री के लिए अगर वो रहेगा तो उसे वो रिफ्रेम करते हैं, मतलब उसे वो पसंद नहीं करते हैं, सेंस डिनाई करते हैं, ठीक है। ऐसा यूज़ करने मना करते हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकता। दे शुड गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस इन एनी एक्शन इट टेक्स। अगर यूएन कोई भी एक्शन लेता है किसी भी चीज़ के ऊपर, बीट एनी थिंग, ओके, तो वो चाहते हैं उसके मेम्बर्स उसे सपोर्ट करें, असिस्टेंस दे। यूनाइटेड नेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक और इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री और स्टेट। कोई भी कंट्री का इंटरनल मैटर, जैसे कोई हमारे देश में पॉलिटिकल मैटर हो गया, फार्मर्स लॉ हो गया, एनआरसीसी हो गया, तो इन सब चीज़ में यूएन जो है कभी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसे वो हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। चलो अब आता है हेडक्वार्टर्स। ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज़ इन हेग नेदरलैंड्स, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, और उसके जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं सब न्यूयॉर्क में है एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि आपका हेग में है इन नेदरलैंड्स, ठीक है। वो कैप्स लॉक को प्लीज़ इग्नोर करें, जस्ट कंटेंट पे ध्यान दें, ठीक है। फ्लैग, लाइट ब्लू in color and portrayed in white at the center of the UN center is the UN emblem, a polar map of the world embraced by twin olive branches, and the United Nations flag was adopted on October 20, 1947. तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस का एक फ्लैग है, मतलब एक क्या यही फ्लैग है, ठीक है, इसे देख सकते हो। लैंग्वेजेस, तो अभी मेरा आपसे जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे एक सवाल है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि यूएन के जो 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, सॉरी 6 ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम बताएं, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मुझे बताएं, मैं कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने आंसर्स दिया होगा, अगर नहीं तो आप पॉज करके फिर आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। सो you please note it down. The languages, official language of the UN are Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. I repeat once more: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. ठीक है। एंड जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स, जैसे आप बार बार देख रहे होंगे परमानेंट मेंबर्स वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम्स, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई रिपीटेड वंस अगेन, परमानेंट मेंबर्स जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूएसए, ठीक है। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया होगा, ठीक है। एंड हम चेक करेंगे इसी के तहत हम विनर्स को नेक्स्ट मंथ जो विनर्स है उसे हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ बी रेगुलर टू आवर वीडियोज़ एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड वी जस्ट शॉर्ट आउट some regular viewers and then we gift them the gifts, okay, at the end of every month. So we move on to the next slide. सॉरी, स्पेलिंग्स इंटेंशनली गलत की गई है, ठीक है। आप स्पेलिंग्स पे ध्यान मत दीजिए, मतलब स्पेलिंग्स को आप खुद से सही करेगा। वो क्या होता है ना, जब मैं रीड करता हूँ तो काफ़ी फ़नी वर्ड्स निकलते हैं अगर स्पेलिंग्स गलत है, तो इसलिए मैं डाला हूँ, ठीक है। आई होप यू गाइज नो व्हाट द करेक्ट स्पेलिंग। जैसे जनरल ना डाला हूँ मैं, सो इट्स जस्ट फॉर फन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। इनके जो ऑर्गन्स थे, जैसे कि आपको बताया था, सारे ऑर्गन्स कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिटी काउंसिल जो है, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आपका हेग में है, नेदरलैंड्स में, ठीक है। तो क्या क्या उसका ऑर्गन्स है? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटरीट, ठीक है। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, अब आता है जनरल असेंबली, ठीक है। द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, ठीक है। द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज डिटरमाइंड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स एज एक्सपेक्टेड इन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ठीक है। ये असेंबली होगा बाय द असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली जो वो मेन है, यहाँ पे जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं यहीं पे लिए जाते हैं, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी
मेंबर्स के वोट के हिसाब से लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वोटिंग होती है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज या मेंबर्स ऑफ द यूएन वोट करते हैं। वाइल द डिसीजन ऑफ द असेंबली हैज़ नो लीगल बाइंडिंग फोर्स फॉर गवर्नमेंट्स, दे कैरी द वेट ऑफ द वर्ल्ड ओपिनियन ऑन मेजर इंटरनेशनल इशूज एज वेल एज मेजर मॉरल अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। जो यहाँ पे डिसीजन ले जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, बट हाँ, वो इससे ये समझ आता है कि वर्ल्ड इस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। सो दैट डिसीजन इज़ ऑलवेज बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छा डिसीजन होता है, तभी उस पर सारे कंट्री ने वोट किया है, ठीक है। तो जो कंट्री के बारे में बात हो रही है या फिर जिस चीज़ के बारे में, चाहे वो कोविड हो या फिर एनी थिंग के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बात हो रही हो, तो उसे कोई भी कंट्री इग्नोर जल्दी नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर किम जोंग उन डिक्टेटर है भाई, वो तो कब बम मार दे कोई ठीक नहीं, तो उन्हें छोड़ते हुए चलते हैं। Composition. It is like the parliament of the world where all members nations send five representatives. All members of UN are members of General Assembly. Each member nation is one vote. All decisions are made by 2/3 vote majority. So ये हमारे से इंडियन पार्लियामेंट, अगर कुछ कुछ आपको यहाँ पे मैं बहुत फास्ट टाइप करता हूँ, तो मुझे थोड़ा मिस्टेक हो जाती है मुझसे, ठीक है। जो मैं जब रीड कर रहा हूँ आप उसे फॉलो करना, एंड इट इज़ वेरी क्लियर टू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हर टॉपिक के बाद, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट है, वैसे ही यहाँ पे ये वर्ल्ड का पार्लियामेंट है, जहाँ पे कुछ 5 परमानेंट इंपॉर्टेंट मेंबर्स को भेजा जाता है। जैसे जो आपको 5 मेंबर्स मैंने बताया था, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, तो ये कुछ कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंडर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। इंडिया भी एक मेंबर है, एक्सेट्रा 200 समथिंग मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका आई गेस सीरिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन, सो उस पर कोई भी हमला कर देता है। एंड जो भी डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं, जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी वोट चाहिए रहता है उस डिसीजन को पास करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द जनरल असेंबली इज। पावर्स एंड फंक्शन, अब कुछ पावर्स एंड फंक्शन है जनरल असेंबली के। नंबर 1, टू कंसिडर एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जनरल असेंबली क्या करता है यहाँ पे, कोई रिकमेंडेशन करता है, कंसिडर करता है प्रिंसिपल्स, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स इसके अंडर आते हैं, वो अपने बीच एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखे, उसके लिए वो रिकमेंडेशन डालता है, ठीक है। कोऑपरेट करने समझाता है, किसी भी कंट्री को कोऑपरेशन के लिए बताता है, ठीक है। कोई भी पीस वे में डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है। Part 2. To discuss any question relating to international peace and security, except where dispute and situation is currently being discussed by Security Council to make recommendation on. देखो, अब जब भी जैसे कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे अपना डिसीजन सुना रहा है या डिस्कस कर रहा हो, अभी डिसीजन सुनाने डिस्कस कर रहा हो, तो उन मैटर को छोड़ते हुए जनरल असेंबली जो है आपको अपने रिकमेंडेशन, अपना सजेशन हमेशा देगा रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मान लो सिक्योरिटी काउंसिल किसी टॉपिक पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा है, उससे उस टॉपिक को कोई टच नहीं किया हो, तो जनरल असेंबली वहाँ पे अपना राय और रिकमेंडेशन दे सकता है। बट अगर उस टॉपिक पे सिक्योरिटी जो काउंसिल, जो जो ग्रुप है सिक्योरिटी काउंसिल, अगर उस पर डिस्कस कर रहा हो या फिर अपना डिसीजन सुना रहा हो, तो जनरल असेंबली उस चीज़ पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, टू बी प्रिसाइज, ओके। Number 3, to discuss and make recommendation to any question within the scope of the charter or affecting the powers and function of any organs of the United Nations. To discuss and recommendation easy topic है, easy point है, किसी भी चीज़ पर डिस्कस करेगा, रिकमेंडेशन करेगा, जो जितने इसके स्कोप के अंदर, जितना मतलब इसका पावर है, ठीक है, ये अपने पावर्स को कभी एक्सीड नहीं करेगा। जैसे सिक्योरिटी रीजंस पे सिक्योरिटी काउंसिल अपना देता है वोट, इकोनॉमिक पे इकोनॉमिक काउंसिल देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को अपना पावर एक्सीड नहीं करेगा, और ये भी ध्यान रखेगा कि जैसे उसका जो रिकमेंडेशन है किसी भी और यूएन के ऑर्गन को इफेक्ट ना कर रहा हो, उसके पावर्स और फंक्शंस को इफेक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है। नंबर 4, टू इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हर कंट्री के बीच में उसे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर पीसफुल, मतलब पीस के लिए रिकमेंड हमेशा करेगा, ठीक है। ये जनरल असेंबली, ज़्यादा कुछ पावर रहता नहीं, बस मेजोरिटी वहाँ बैठा रहता है। इंट्रोडक्शन, टू रिसीव and consider पार्ट 6 है, पॉइंट 6 है, टू रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी चीज़ पे अगर मान लो डिस्कस कर रहा हो, किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हो, तो उसका एक रिपोर्ट बनता है जो कि जनरल असेंबली के पास जाता है, जहाँ पे सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर उस पर सिक्योरिटी काउंसिल का जो मतलब जो रिजल्ट आया है उससे वो लोग देखते हैं सही है या नहीं है, ओके, एंड देन उस पर कंसिडर करते हैं कि सही, मतलब दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट टू बी डन,
ओके तो जनरल असेंबली ये करता है। पॉइंट 7 टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड a portion of the contribution among members। ठीक है, टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन को काम करने के लिए भी एक बजट सेट करना पड़ता है, तो बजट को सेट करता है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन कितना है और उस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कंट्रीब्यूशन है सारे मेंबर्स का, उसे वो चेक करता है। ठीक है, कि कितने मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने को कितना काम दिया गया है। ठीक है, टू elect the non-permanent members of the Security Council, the Economic and Social Council, and that Trustship Council, and to elect judges of the International Court of Justice। नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल, जो भी एक्सेट्रा काउंसिल्स में इलेक्ट करता है, मतलब उन्हें बुलाता है। ठीक है, और जो भी जजेस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, वो कौन सेलेक्ट करता है? तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी जनरल असेंबली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स फंक्शंस थे जनरल असेंबली के, जो प्लीज़ आप अच्छे से समझिएगा एंड जस्ट राइट इट इन द एग्जाम। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे हमारा यहाँ पे जजेस है, तो वैसा सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, सॉरी, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है किसी भी चीज़ को, तो सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पे वर्ल्ड का एग्जीक्यूटिव है। इट हैज़ द प्राइमरी फॉर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका प्राइमरी मोटिव क्या है? जैसे सिक्योरिटी काउंसिल समझ आ ही रहा है, मेंटेन सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना। इट फंक्शंस कंटिन्यूस, मतलब पीस और सिक्योरिटी मेंटेन जो करना, तो हर वक्त आपको ज़रूरत होता है, तो ये कंटिन्यूस अपना फंक्शन करता रहता है। रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ इट्स मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल द टाइम इन द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। इसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा मेंबर, वो हमेशा यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में प्रेजेंट रहेगा। कुछ भी हो जाए, हर टाइम एक ना एक मेंबर जरूर सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेजेंट रहेगा हेडक्वार्टर में। ये रहा आपका सिक्योरिटी काउंसिल का फोटो, गूगल बाबा की जय से मैंने लिया है। ठीक है, जैन शिनचैन है, आपको याद होगा। तो ये रहा सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे मीट करती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन, द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, और 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूएसए। ठीक है, यूके, ब्रिटेन एक ही है। द रीजनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इज अफ्रो एशियन कंट्रीज से 5 मेंबर आते हैं, लैटिन अमेरिका कंट्रीज से 2 आते हैं, वेस्ट यूरोपियन अदर कंट्रीज से 2 आते हैं, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से 1 आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 15 मेंबर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, the 10 non-permanent members are elected by the General Assembly by a 2/3 majority for a term of 2 years। 10 non-permanent members को भी elect किया जाता है 2/3 majority से। कौन करता है? जनरल असेंबली करता है। ठीक है, अ रिटायरिंग मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री-इलेक्शन। कोई भी जो मेंबर रहता है, जो कोई भी कंट्री मेंबर रहता है नॉन परमानेंट, वो फिर से मतलब रिटायर करने के बाद संग संग वो फिर से री इलेक्शन में नहीं आ सकता है। द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल रोटेट्स मंथली अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ इट्स मेंबर्स स्टेट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रहेगा जो वहाँ काउंसिल का, वो हमेशा रोटेट करता है, मंथली चेंज होता रहता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। ठीक है, चलो, वेटो पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 वेटो। ठीक है, डिसीजंस आर प्रोसीड्यूरल मैटर्स आर मेड बाय अफर्मेटिव वोट्स ऑफ 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स का वोट कंपलसरी रहता है, तभी 2/3 मेजोरिटी होता है 15 में से, इंक्लूडिंग द कंसर्निंग वोट ऑफ ऑल 5 मेंबर्स। ठीक है, कॉन्करिंग वोट, सॉरी, 5 परमानेंट मेंबर्स का वोट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद +4 होगा तभी 9 होगा, 15 का 2/3। ओके, द नेगेटिव वोट्स ऑफ द अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वेटो। वेटो किसे कहते हैं? एक नेगेटिव वोट, मतलब जैसे मान लो फार्मर्स बिल को लाना है, तो 5 मान लो 10 स्टेट है, तो 9 ऑफ द स्टेट्स सेड येस द फार्मर्स बिल इज़ गुड। ओके, एंड एक वोट, एक जो वेस्ट बंगाल है वो बोलता है कि इट इज़ नॉट गुड, सो मैं नेगेटिव वोट दे रहा हूँ, मैं अपना वोट उसके अगेंस्ट दे रहा हूँ। दैट इज, तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया? अपना वेटो मारा। ठीक है, द काउंसिल इज पावरलेस टू एक्ट इफ एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स यूज द वेटो पावर। हाउएवर, एब्सिस्टेंस फ्रॉम वोटिंग डज नॉट अमाउंट टू अ नेगेटिव वोट और वेटो। अगर वोट नहीं मारता, मान लो एब्सेंस, मतलब एब्सटेंसेस मतलब क्या होता है? एब्सटेंसेस मतलब होता है कि वो एब्सेंस था या फिर वहाँ वो उसने वोट किया नहीं, तो इसे नेगेटिव वोट या वेटो नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको नेगेटिव वोट मारना पड़ेगा। मान लो आपने वोट नहीं किया, तो दैट विल बी एज नल एंड वॉइड। ओके, तो ये होता है। जैसे इंडिया को परमानेंट मेंबर, 6th परमानेंट मेंबर बनाने के लिए चारों कंट्रीज हाँ बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर चाइना, तो वो वेटो मारता है, तो इंडिया कभी परमानेंट मेंबर नहीं बन पाता है। Powers and functions of the Security Council: to maintain international peace, security in accordance with the principles proposed and
पर्पसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो भी इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करना, सिंपल है। इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन एंड टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एनी एग्रेसर। कोई भी एग्रेसिव, मतलब एग्रेसर में जैसे यहाँ पे रशिया एग्रेसर है यूक्रेन के लिए, तो उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिस्प्यूट देखेगा, सिचुएशंस देखेगा, उस पर एक्शंस लेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा। द रिकमेंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स टू इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट करने के लिए अर्ज करेगा, ठीक है, जितना भी डिस्प्यूट्स हुआ उसे सेटल करेगा, ठीक है, अलग अलग मेथड्स लाएगा, रिकमेंड करेगा। टू फॉर्मुलेट प्लान्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स, ठीक है, प्लान्स लाएगा ताकि आप जितने भी आर्मामेंट्स, आप कितने हथियार खरीद रहे हो, बना रहे हो, उसके लिए भी वो प्लान्स लेके आता है। कोई भी कंट्री किस तरह का हथियार बना सकता है या खरीद सकता है, उस पर वो अपने रेगुलेशंस लाता है। To determine the existence of a threat, the peace or act aggression and recommend what should be taken, ठीक है। existence of threat to मतलब पीस के ऊपर जो भी थ्रेट आएगा या फिर एग्रेशन आएगा उस पर रिकमेंड करता है कि क्या एक्शन वहाँ लेना चाहिए। जैसे यूक्रेन को ये बताएगा क्या एक्शन वहाँ लेना चाहिए, जो कि शायद ये बता रहा नहीं है। टू कॉल अ मेंबर टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन एंड अदर मेजर्स नॉट इन्वॉल्विंग टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट सच एग्रेशन, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जैसे बाकी कंट्रीज रशिया पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हो, उससे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो विड्रॉ कर रहे हैं, फिर तुम्हारा जितना भी आपका ट्रेड होता है उसे बंद कर दे रहे हैं, तो क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई और कंट्री रशिया पे हमला कर रहा है या फिर उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है। टू टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट एन एग्रेसर, जैसे एग्रेसर यहाँ रशिया है तो उस पर मिलिट्री एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल ले सकता है, बट वो ले रहा नहीं है। टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, मान लो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नए मेंबर चाहिए तो वहाँ पे वो ऐड कर सकता है। टू एक्सरसाइज द ट्रस्टशिप फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, यूनाइटेड नेशंस कोई भी जो फंक्शंस अपना लाता है, जैसे मान लो फूड का स्कीम चला, मतलब स्कीम इन द सेंस होता है ना यार, मतलब कोई भी अफ्रीकन गरीब कंट्री में अपना कोई पॉलिसीज चला रहा, स्कीम चला रहा, मतलब हेल्प के लिए, फूड का, वाटर का, जो भी चलाता है उस पर वो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में उसे वो ट्रस्टशिप फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, एक्सरसाइज करवाता है, ठीक है। टू रिकमेंड द जनरल असेंबली द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी, to recommend the general assembly the appointment of secretary general and together with the assembly to elect the judges of the international court of justice, सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करने में जनरल असेंबली की हेल्प करता है, रिकमेंड करता है, और जजेस को ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट को इलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। The International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN. It consists of 15 judges, 15 जजेस होते हैं, elected by the General Assembly and the Security Council for a term of 9 years. ठीक है, यहाँ पे हमारे रहते हैं 65 और 62 ईयर्स तक, जब तक एज नहीं होता वो जज रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जज जो रहता है वो 9 साल के लिए रहता है। इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू लीगल मैटर्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूएन एंड डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स इफ दे रेफर द केस टू इट। सॉरी, ये अपना एडवाइजरी फंक्शंस देते हैं लीगल मैटर्स पे ऑर्गन को, मतलब यूएन को, ठीक है, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, और स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूएन, और डिसाइड करते हैं, मान लो कोई भी मेंबर्स, 2 मेंबर में इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो अगर वो लोग यूएन में जाते हैं तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही उनकी प्रॉब्लम और डिस्प्यूट को सुनता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑफ जस्टिस डज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सॉरी फॉर द क्वालिटी, ये रहा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, गूगल से लिया हुआ है, तो प्लीज़ आप खुद सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इट, ओके। हाँ, कॉम्पोजिशन तो हो चुका। हाँ, द कोर्ट composed of 15 judges elected for 9 years in terms of by United Nations General Assembly and Security Council sitting independently of each other. It may not include more than 1 judge from any nationality, मतलब एक कंट्री से एक से ज़्यादा जज नहीं जा सकता। Elections are held every 3 years of for 1/3 of the seats and retiring judges may be re-elected, ठीक है। 1/3 मतलब क्या बोलते हैं, 1/3, सॉरी, इलेक्शंस हर 3 ईयर्स में होता है 1/3 सीट के लिए, क्योंकि जो रिटायर कर रहते हैं हमेशा, ठीक है, मतलब 3 में से एक जज हमेशा रिटायर करते रहते हैं हर 3 साल पे, तो उन्हें हटाया जाता है। रिटायरिंग जजेस में भी री इलेक्टेड, जो रिटायर कर चुके उन्हें री इलेक्ट भी कर सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट डू नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट, जो मेंबर्स ऑफ द कोर्ट रहेंगे वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट है, तो अपने मतलब मान लो इसी कंट्री का केस आ गया तो वो बायस नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है, तो वो एक इंडिपेंडेंट वहाँ मजिस्ट्रेट बैठा है जो कि फेयर डिसीजन सुनाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और कुछ आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। द पार्टी ओनली मेंबर स्टेट्स में अप्लाई एंड अपियर बिफोर द कोर्ट, जो मेंबर स्टेट है, जो परमानेंट मेंबर्स है और
मतलब जितने परमानेंट मेंबर्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर entitled टू अपीयर एंड अप्लाई बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, उन्हें वो तो आ ही सकते हैं यहाँ पे, एंड अप्लाई बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सोर्सेज ऑफ एप्लीकेबल लॉ, द कोर्ट डिसाइड्स केसेस इन अकॉर्डेंस टू विद इंटर्न ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन फोर्स इंटरनेशनल कस्टम्स। ये इन सब केसेस पे ये लोग को मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरली डील करता है। इंटर्न treaties and convention in force international customs, the general principles of laws, subsidiaries means judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists, ठीक है। तो इन पे एक्चुअली कोर्ट डिसाइड केसेस को लेता है, ठीक है, इन सब मतलब टॉपिक्स रिलेटेड टू these things, okay। Voluntary jurisdiction, the court is condemned to entertain a dispute if the state concerned agrees to take the issue to it, ठीक है। Compulsory jurisdiction, the court has compulsory jurisdiction in the following areas, ठीक है। against the background that a large number of treaties provided the dispute are submitted to the court, ठीक है। इस मान लो कोई भी ट्रीटी किसी कंट्री के बीच में चल रहा हो, ठीक है, मतलब ट्रीटी साइन हुआ हो, अगर उस ट्रीटी में डिस्प्यूट आता है, मान लो जैसे इंडिया पाकिस्तान कोई भी एक ट्रीटी साइन करता है और अगर उस ट्रीटी को वो मतलब फॉलो नहीं करता, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो मैटर है वो कंफर्म है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपलसरी उस मतलब एकदम इंपॉर्टेंस दे के उसे सॉल्व करेगा, क्योंकि ये मेन होता है झगड़े की स्टार्टिंग। तो वहीं पे उसे आंसर्स अपना मतलब केस को सॉल्व करके आंसर्स दे देता ताकि वो आगे ना बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर देयर, कितने ऑर्गन्स है, ठीक है। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, कमेंट बिलो, वी आर वेटिंग फॉर आंसर्स एंड दीज आंसर्स आर गोइंग टू, these people who going to comment below are going to win the next round next month जो event है उसमें वो जीतेंगे, ठीक है। we'll select five people from just randomly from any video and then we give them the prize, okay, so please comment below। so thank you for watching the video, please keep supporting us and join our telegram channel, link is given in the description। और इस मतलब वीडियो के जो PDF है नोट्स डालने के लिए आपको हमारे जीनियस क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यू गेट ऑल द नोट्स ओवर देयर, ओके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जस्ट चेक करना, हमारा जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको जीनियस क्लासेस का ऐप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ओके, और कमेंट बिलो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, ओके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू द पीपल। एंड गाइज अभी सिचुएशन ख़राब है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड वॉर भी ऐसे ही शुरू हुआ था, छोटी कंट्री के बीच फाइट होते होते इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हो गई थी। सो प्लीज़ प्रे फॉर द पीपल स्टक इन यूक्रेन एंड आई डोंट नो वाई ये क्यों हो रहा, मैं इस पर डीप स्टडी अभी तक नहीं किया हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड, ओके, एंड प्रे फॉर द पीपल स्टक ओवर देयर। एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट्स और पीपल को लाने के लिए। आई होप दे सक्सेसफुली डू इट in a very short time, so please pray for the people over there and I hope you guys are doing well, okay. Do like, share and subscribe our channel. Stay home, stay safe, God bless you, bye bye।